सुंदरगढ़ के पुराने बाजार के बीचों बीच वह घंटा घर किसी बूढ़े पहरेदार की तरह खड़ा था। उसकी दीवारें अब काली पड़ चुकी थीं, ईंटें अपनी जगह छोड़ रही थीं और सबसे ऊपर लगी वह विशाल घड़ी पिछले 20 सालों से खामोश थी। उसके दोनों कांटे 12 और 6 पर अटके हुए थे, जैसे समय ने इस शहर से मुंह मोड़ लिया हो। सुंदरगढ़ के बुजुर्ग कहते थे कि जिस दिन यह घड़ी रुकी थी, उसी दिन से शहर की बरकत भी रुक गई थी। न बाजार में वह रौनक रही, न लोगों के चेहरों पर वह पुरानी मुस्कान। कहा जाता था कि यह घड़ी नवाबों के जमाने की थी। इसे बनाने वाले कारीगर ने अपनी रूह इसमें फूंक दी थी। पर अब यह सिर्फ कबूतरों का बसेरा बनकर रह गई थी। हर चुनाव से पहले नेता आते, वादे करते कि घंटा घर फिर से चलेगा, पूरे शहर में फिर से उसकी गूंज सुनाई देगी। लेकिन चुनाव खत्म होते ही वादे भी धूल बन जाते। मगर इस बार मामला कुछ अलग था। शहर में एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला था। देश के बड़े मंत्री आने वाले थे। नगर पालिका के अध्यक्ष दीनानाथ जी की रातों की नींद हड्डी हुई थी। अगर मंत्री जी के आने से पहले यह ऐतिहासिक घड़ी ठीक नहीं हुई तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती थी। आनन फानन में अखबारों में इश्तिहार दिए गए। शहर के बड़े बड़े मैकेनिक आए, लोहे का काम करने वाले आए, पर उस घड़ी के विशाल मशीन को देखकर सबके हाथ पांव फूल गए। वह कोई मामूली मशीन नहीं थी। वह पीतल, तांबे और लोहे का एक ऐसा जटिल जाल था जिसे समझना आज के जमाने के लोगों के बस की बात नहीं थी। हारकर दीनानाथ जी ने विदेश से, विलायत से बड़े इंजीनियरों को बुलवाया। खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, अब तो गोरे बाबू आ रहे हैं, मशीनों से बात करने वाले लोग आ रहे हैं, अब तो यह घड़ी चल ही पड़ेगी। जिस दिन वे विदेशी इंजीनियर आए, पूरा बाजार उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ा। 3 बड़ी बड़ी काली गाड़ियों में वे उतरे। उनके कपड़े बेदाग थे, आंखों पर काला चश्मा था और हाथों में चमचमाते हुए औजार थे जो सुंदरगढ़ के लोगों ने पहले कभी नहीं देखे थे। उनके साथ उनके अनुवादक और सहायक भी थे। दीनानाथ जी ने आगे बढ़कर झुककर उनका स्वागत किया। उनके लिए खास कुर्सियां मंगवाई गईं, मिनरल वाटर की बोतलें खोली गईं। भीड़ के एक कोने में एक खंभे के पीछे 15 साल का राजू खड़ा था। राजू के कपड़े मैले थे, कमीज की बांह फटी हुई थी और पैरों में अलग अलग रंग की चप्पलें थीं। वह शहर के सबसे बड़े कबाड़ी चाचा जान की दुकान पर काम करता था। उसका काम था गलियों से पुराना लोहा, प्लास्टिक और रद्दी बीनना। पर राजू बाकी कबाड़ी वालों जैसा नहीं था। उसे लोहे से प्यार था। जब वह किसी पुरानी साइकिल की चेन या टूटे हुए रेडियो को हाथ लगाता तो उसे लगता जैसे वह चीज उससे बातें कर रही है। राजू की नजर उन विदेशी इंजीनियरों पर जमी थी। उसे उन गोरे साहबों से मतलब नहीं था। उसकी नजर तो उन औजारों पर थी जो वे बक्से से निकाल रहे थे। लेजर मशीनें, डिजिटल मीटर और न जाने क्या क्या। विदेशी इंजीनियरों के प्रमुख मिस्टर स्मिथ ने घंटा घर के विशाल लोहे के दरवाजे को देखा। उसने अपनी नाक सिकोड़ी, जैसे वहां की धूल उसे चुभ रही हो। उसने अपने सहायकों को इशारा किया। वे लोग सीढ़ियां चढ़कर ऊपर मशीन रूम की ओर बढ़े। राजू भी भीड़ को चीरता हुआ थोड़ा आगे आ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने बचपन से इस घंटा घर को सिर्फ बाहर से देखा था। वह हमेशा सोचता था कि अंदर कैसी दुनिया होगी। वे कौन से पहिए होंगे जो समय को चलाते थे। ऊपर मशीन रूम में अंधेरा और सीलन थी। कबूतरों के पंख और धूल की मोटी परत हर जगह जमी थी। मिस्टर स्मिथ ने एक टॉर्च जलाई। रोशनी उस विशालकाय मशीन पर पड़ी। वह किसी सोए हुए राक्षस जैसी लग रही थी। बड़े बड़े गियर, जो इंसान के कद से भी ऊंचे थे, अब जंग खा चुके थे। लीवर जाम हो चुके थे। तेल की जगह अब वहां सिर्फ सूखी ग्रीस और मकड़ी के जाले थे। विदेशी इंजीनियरों ने अपनी मशीनें लगाईं। उन्होंने धातु की मोटाई नापी, जंग का स्तर जांचा। वे आपस में अपनी भाषा में कुछ बुदबुदा रहे थे और सिर हिला रहे थे। नीचे खड़ी भीड़ सांस रोके इंतजार कर रही थी। दीनानाथ जी पसीने से तरबतर होकर बार बार ऊपर देख रहे थे। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। सूरज सिर पर आ गया। गर्मी बढ़ने लगी, लेकिन किसी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि अभी अचानक टन टन की आवाज आएगी और उनका पुराना गौरव लौट आएगा। तभी ऊपर से इंजीनियर नीचे उतरे। उनके चेहरे पर वह चमक नहीं थी जो आते वक्त थी। मिस्टर स्मिथ ने अपना चश्मा उतारा और रूमाल से पसीना पोंछा। दीनानाथ जी दौड़कर उनके पास गए। क्या हुआ साहब, चल गई घड़ी? दीनानाथ जी ने कांपती आवाज में पूछा। अनुवादक ने मिस्टर स्मिथ की बात सुनी और फिर भीड़ की तरफ देखकर बोला, साहब कह रहे हैं कि यह मशीन मर चुकी है। यह अब सिर्फ कबाड़ है। इसके पुर्जे अब दुनिया में कहीं नहीं मिलते। इसका जो मुख्य धुरा है वह पूरी तरह जाम हो चुका है। इसे ठीक करना असंभव है। इसे तोड़कर यहां नई डिजिटल घड़ी लगा देनी चाहिए। यह सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया।
जैसे किसी ने जलते हुए दिए पर पानी डाल दिया हो। बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ गए। यह घड़ी सिर्फ मशीन नहीं थी, यह उनके पुरखों की निशानी थी। उसे कबाड़ कहना उनके कलेजे पर चोट जैसा था। दीनानाथ जी तो जैसे जमीन पर बैठने को हो गए। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कहिए। मंत्री जी आने वाले हैं। अगर यह नहीं चली तो मेरी नाक कट जाएगी। पैसा जितना चाहे ले लो, पर इसे चला दो। मिस्टर स्मिथ ने बेरुखी से कंधे उचका दिए। सॉरी, हम जादूगर नहीं हैं, इंजीनियर हैं। जो लोहा मर चुका है उसे हम जिंदा नहीं कर सकते। उन्होंने अपने औजार समेटने का इशारा किया। भीड़ निराश होकर वापस जाने लगी। लोग आपस में बातें करने लगे। देखा, कहा था ना, कलयुग है भाई, अब पुराने जमाने की बरकत नहीं लौटेगी। लेकिन राजू अभी भी वहीं खड़ा था। उसकी मुट्ठियां कस गई थीं। उसे गुस्सा आ रहा था। उन विदेशी साहबों ने मशीन को छुआ तक नहीं था, बस अपनी मशीनों से दूर से देखा और फैसला सुना दिया। राजू मानता था कि मशीनें बेजान नहीं होती, वे बीमार होती हैं, थकती हैं, पर मरती नहीं हैं। अगर प्यार से, समझदारी से उन्हें देखा जाए तो वे फिर से सांस ले सकती हैं। राजू ने एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि वह जो करने जा रहा है उसके लिए उसे मार भी पड़ सकती है, पुलिस पकड़ भी सकती है। पर उस खामोश घड़ी का दर्द उससे सहा नहीं जा रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, पुलिस के घेरे के पास। साहब, राजू की आवाज भीड़ के शोर में दब गई। उसने फिर कोशिश की, थोड़ी ऊंची आवाज में। अध्यक्ष साहब, दीनानाथ जी, जो अपने माथे पर हाथ रखे बैठे थे, उन्होंने गुस्से से सिर उठाया। सामने एक महिला, कुचैला लड़का खड़ा था। क्या है बे, देखता नहीं यहां मुसीबत पड़ी है, भाग यहां से, भीख बाद में मांगना। दीनानाथ जी के पास खड़े सिपाही ने डंडा फटकारा। राजू पीछे नहीं हटा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक जिद थी। उसने सीधे दीनानाथ जी की आंखों में देखा और कहा, साहब, मैं भीख मांगने नहीं आया, मैं इस घड़ी को ठीक कर सकता हूं। दीनानाथ जी हक्के बक्के रह गए। वहां खड़े विदेशी इंजीनियर भी रुक गए और मुड़कर देखने लगे कि यह शोर कैसा है। भीड़ में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। अरे देखो तो, यह कबाड़ी का लड़का क्या बोल रहा है, पागल हो गया है, बड़े बड़े विलायती फेल हो गए और यह चले हैं घड़ी ठीक करने। अरे इसे भगाओ यहां से, तमाशा बना रखा है। सिपाही ने राजू का कॉलर पकड़ लिया। चल निकल, बड़ा आया इंजीनियर बनने। राजू ने सिपाही का हाथ नहीं झटका, बस इतना बोला, साहब, इन विदेशी बाबुओं ने मशीन को सिर्फ देखा है, सुना नहीं। मशीन रो रही है, मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। मुझे बस एक मौका दे दो। अगर ठीक नहीं कर पाया तो जो सजा दोगे मंजूर है, जेल में डाल देना। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था, इतनी सच्चाई थी कि सिपाही का हाथ ढीला पड़ गया। दीनानाथ जी ने उसे गौर से देखा। वे डूबते को तिनके का सहारा ढूंढ रहे थे। उन्होंने सोचा, वैसे भी सब खत्म हो चुका है, बदनामी तो होनी ही है, इस पागल लड़के को भी देख लेते हैं। ए लड़के, दीनानाथ जी ने कड़क कर पूछा, तुझे पता भी है वह क्या चीज है? तूने कभी पेचकस भी पकड़ा है हाथ में? राजू ने अपनी जेब से एक पुराना घिसा हुआ पाना, रेंच, निकाला जो उसने कबाड़ से उठाया था। साहब, लोहे की भाषा डिग्री से नहीं, हाथों के हुनर से समझ आती है। मेरे दादा लोहार थे, मैं कबाड़ी हूं, लोहा मेरी रगों में है। मिस्टर स्मिथ ने अनुवादक से पूछा कि यह लड़का क्या कह रहा है। जब उन्हें पता चला तो वे जोर से हंसे। ओह, वेरी फनी, लिटिल बॉय, यह खिलौना नहीं है, यह बहुत खतरनाक है। लेकिन राजू ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उसका पूरा ध्यान उस ऊंची मीनार पर था। दीनानाथ जी ने एक पल सोचा, फिर हताशा में हाथ हिला दिया। जा, मर, वैसे भी अब कुछ नहीं बचा। पर याद रख, अगर तूने कोई कीमती पुर्जा चुराया या तोड़ा तो तेरी खाल खिंचवा लूंगा। राजू ने झुककर दीनानाथ जी के पैर छुए और फिर उस पुरानी अंधेरी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। भीड़ सन्नाटे में उसे जाते हुए देख रही थी। एक छोटा, दुबला पतला लड़का, जिसके पास न कोई डिग्री थी, न कोई आधुनिक मशीन, वह समय को चुनौती देने जा रहा था। जैसे ही राजू ने घंटाघर के अंदर पहला कदम रखा, उसे एक ठंडी हवा ने स्पर्श किया। अंदर कबूतरों की गुटरगूं गूंज रही थी। सीढ़ियां गोल गोल ऊपर की तरफ जा रही थीं। हर सीढ़ी चढ़ते हुए राजू को लग रहा था जैसे वह इतिहास की परतों को खोल रहा है। दीवारें काई से ढकी थीं। ऊपर मशीन रूम में पहुंचकर राजू रुका। सामने वह विशाल मशीन खड़ी थी। सचमुच वह बहुत डरावनी थी। लोहे के बड़े बड़े दांते मुंह खोले खड़े थे। राजू ने अपनी चप्पलें उतारी, जैसे वह किसी मंदिर में आया हो। उसने हाथ जोड़कर उस मशीन को प्रणाम किया। नाराज हो क्या? राजू ने धीरे से मशीन से पूछा। सब भूल गए तुम्हें, है ना? पर मैं आया हूं, मैं तुम्हें फिर से धड़कना सिखाऊंगा। राजू ने अपनी जेब से एक छोटा सा कपड़ा निकाला और एक गियर पर जमी धूल को साफ किया। उसने अपना कान उस ठंडे लोहे से लगा दिया।
वह आंखें बंद करके सुनने लगा। नीचे खड़ी भीड़, पुलिस, विदेशी इंजीनियर, सब उसे भूल गए थे। अब वहां सिर्फ राजू था और वह सोई हुई मशीन। उसने अपनी उंगलियों को मशीन के जोड़ों पर फिराया। उसे महसूस हुआ कि कहां जकड़न है। विदेशी इंजीनियर सही थे कि मशीन जाम है, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि मशीन जाम क्यों है। उन्होंने जंग देखा था, पर राजू तनाव, टेंशन ढूंढ रहा था। राजू की नजर मशीन के सबसे निचले हिस्से पर पड़ी, जहां एक बड़ा सा पेंडुलम लोलक लटका हुआ था। वह पेंडुलम ही इस घड़ी का दिल था। अगर वह हिल गया तो सब कुछ हिल जाएगा। राजू उस पेंडुलम के पास गया। वह इतना भारी था कि 10 आदमी भी उसे नहीं हिला सकते थे। राजू ने देखा कि पेंडुलम के ठीक नीचे जमीन पर चूहों ने बिल बना रखा था और वहां से निकली मिट्टी का एक छोटा सा ढेर पेंडुलम के निचले सिरे को छू रहा था। यह इतनी मामूली सी बात थी कि किसी बड़े इंजीनियर की नजर वहां तक गई ही नहीं। उनकी नजरें ऊपर के गियर्स और मोटर पर थीं। पर राजू, जो रोज जमीन और धूल से जुड़ा रहता था, उसे यह तुरंत दिख गया। लेकिन बात सिर्फ मिट्टी की नहीं थी। पेंडुलम अपनी धुरी एक्सिस से थोड़ा टेढ़ा हो गया था। उसे सीधा करने के लिए ताकत नहीं, संतुलन, बैलेंस की जरूरत थी। राजू ने अपने थैले से, जो वह हमेशा साथ रखता था, कुछ पुराने औजार निकाले। एक साइकिल का स्पोक, एक रबर का टुकड़ा और थोड़ा सा पुराना जला हुआ मोबिल ऑयल, जो वह एक गैरेज से मांग कर लाया था। उसने सबसे पहले उस मोबिल ऑयल को बहुत सावधानी से पेंडुलम के जोड़ों, जॉइंट्स पर टपकाया। बूंद बूंद करके तेल धीरे धीरे जंग के बीच रास्ता बनाने लगा। राजू ने सब्र के साथ इंतजार किया। उसे पता था कि जबरदस्ती करने से लोहा टूट फट सकता है। उसे लोहे को मनाना था। करीब आधा घंटा बीत गया। नीचे लोग अब उबने लगे थे। अरे उतारो उसे, कुछ नहीं होने वाला। भीड़ से आवाजें आने लगी। भीड़ का शोर नीचे से किसी मधुमक्खी के छत्ते की तरह गूंज रहा था, लेकिन ऊपर मशीन रूम में एक अजीब सी शांति थी। राजू के माथे से पसीना टपककर मशीन के ठंडे फर्श पर गिर रहा था। उसने अपनी जेब से वह रबर का टुकड़ा निकाला जो उसने अपनी पुरानी चप्पल से काटा था। विदेशी इंजीनियरों ने बड़ी बड़ी मशीनों से धातु की जांच की थी, लेकिन उन्होंने उस छोटे से असंतुलन को नहीं देखा था जो पेंडुलम के निचले हिस्से में आया था। राजू को याद आया रद्दी में मिली वह विज्ञान की किताब का पन्ना, जिसमें लिखा था, हर भारी चीज को अपने केंद्र की जरूरत होती है। अगर केंद्र जरा सा भी खिसक जाए तो पहाड़ भी गिर सकता है। राजू ने देखा कि चूहों ने जो बिल बनाया था, उसकी वजह से पेंडुलम का आधार, बांस, अपनी जगह से बाल बराबर खिसक गया था। यह मशीन टूटी नहीं थी, यह बस अपनी जगह से नाराज होकर हट गई थी। राजू ने पेंडुलम के भारी भरकम लोहे के नीचे अपनी वह रबर की पैकिंग फंसाई। यह काम आसान नहीं था। पेंडुलम का वजन कई मन था। राजू ने एक लोहे की रॉड को लीवर की तरह इस्तेमाल किया। उसने रॉड को पेंडुलम के नीचे फंसाया और अपनी पूरी जान था लगाकर उसे जरा सा ऊपर उठाया। उसकी नसों में खून दौड़ने लगा, सांस फूलने लगी। बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा। राजू अपने आप से बुदबुदाया। जैसे ही पेंडुलम एक सूत ऊपर उठा, उसने फुर्ती से वह रबर का टुकड़ा और एक लोहे की पत्ती वहां घुसा दी। खट! पेंडुलम वापस अपनी जगह पर बैठा, लेकिन इस बार वह रबर की वजह से बिल्कुल सीधा हो गया था। जो झुकाव था वह खत्म हो चुका था। अब बारी थी सांस फूंकने की। राजू ने मशीन के मुख्य धुर्रे एक्सिल को देखा। वहां ग्रीस सूख कर पत्थर बन चुकी थी। उसने जो जला हुआ मोबिल ऑयल डाला था, उसने अब अपना काम करना शुरू कर दिया था। काला जमा हुआ मैल धीरे धीरे पिघल रहा था। राजू ने एक पुराने सूती कपड़े से उस मैल को पोंछना शुरू किया। वह हर एक दांत को, हर एक खांचे को ऐसे साफ कर रहा था जैसे कोई माँ अपने बच्चे का चेहरा साफ करती है। नीचे दीनानाथ जी का धैर्य अब जवाब दे चुका था। अरे ओ सिपाही, जाओ, उसे नीचे उतारो। बहुत हो गया तमाशा। साहब लोग जाने वाले हैं, दीनानाथ जी चिल्लाए। मिस्टर स्मिथ ने अपनी घड़ी देखी और मुंह बनाते हुए अपने अनुवादक से कहा, टेल हिम वी आर लिविंग, दिस इज स्टूपिड। उसे कहो हम जा रहे हैं, यह बेवकूफी है। 2 सिपाही डंडा फटकारते हुए सीढ़ियों की तरफ लपके। उतरो बे नीचे। क्या सो गया वहां? सिपाहियों की भारी आवाजें गूंजी। राजू ने आवाजें सुनी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसके पास अब बहुत कम समय था। मशीन साफ हो चुकी थी, संतुलन बन चुका था, लेकिन सबसे मुश्किल काम अभी बाकी था। मशीन को पहला धक्का देना। जड़त्व, इनर्शिया का नियम कहता है कि रुकी हुई भारी चीज को चलाने के लिए शुरू में सबसे ज्यादा ताकत लगती है। राजू पेंडुलम के पीछे गया। वह इतना छोटा था कि पेंडुलम के सामने किसी चींटी जैसा लग रहा था। उसने अपने दोनों हाथ उस ठंडी धातु पर जमाए। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दादाजी को याद किया। दादाजी कहते थे, लोहा ताकत से नहीं,
हिम्मत से चलता है। राजू ने एक गहरी सांस भरी और धक्का दिया। हा 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 हा। उसने अपनी एड़ियां जमीन में गड्ढा दी। उसके कंधे दुखने लगे। पेंडुलम अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। 20 साल की जंग उसे जकड़े हुए थी। सिपाहियों के कदमों की आवाज अब बिल्कुल पास आ गई थी। वे सीढ़ियों के आखिरी मोड़ पर थे। ए लड़के, अब अगर हम ऊपर आए तो हड्डियां तोड़ देंगे तेरी। राजू की आंखों में आंसू आ गए। क्या सब बेकार जाएगा? क्या वह हार जाएगा? नहीं। उसने अपनी आत्मा की सारी ताकत बटोरी। उसने उस मशीन के बारे में सोचा जो 20 साल से कैद थी। उस शहर के बारे में सोचा जो अपनी पहचान खो चुका था। तुम्हें चलना होगा, राजू चिल्लाया। उठो। उसने इस बार झटके के साथ धक्का दिया और तभी एक चमत्कार हुआ। चरर। एक बहुत ही तेज और कर्कश आवाज गूंजी। जंग लगे हुए लोहे ने अपनी पकड़ छोड़ी। पेंडुलम अपनी जगह से हिला, सिर्फ 1 इंच। राजू रुका नहीं। उसने वापस पेंडुलम के लौटने का इंतजार किया और जैसे ही वह वापस आया उसने फिर धक्का दिया। चर्रर। खट। पेंडुलम अब थोड़ा और आगे गया। सिपाही मशीन रूम के दरवाजे पर आ धमके। ए, चल हटो वहां से। एक सिपाही ने राजू का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचा। राजू गिर पड़ा। नहीं साहब, देखो, देखो उसे। राजू जमीन पर पड़े पड़े ही चिल्लाया और उंगली से मशीन की तरफ इशारा किया। सिपाही उसे मारने के लिए डंडा उठाने ही वाला था कि अचानक वह रुक गया। मशीन के अंदर से एक आवाज आई, टक। फिर सन्नाटा, टक। सिपाही की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह विशाल पेंडुलम, जिसे मरे हुए जमाने का घोषित कर दिया गया था, अब धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे झूल रहा था। बाएं, दाएं, बाएं, दाएं। और जैसे ही पेंडुलम ने अपनी लय पकड़ी, ऊपर लगे बड़े गियर घूमने लगे। घर्रर घर्रर घर्रर। सूखे हुए, जंग लगे पहियों ने एक दूसरे को धक्का दिया। जिस मोबिल ऑयल को राजू ने डाला था वह अब नसों में खून की तरह दौड़ने लगा था। राजू के चेहरे पर धूल लगी थी। होंठ सूखे थे, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। वह उठा नहीं, बस वहीं बैठे बैठे उस मशीन को देखता रहा। वह मशीन अब रो नहीं रही थी, वह गा रही थी। नीचे बाजार में एक अजीब सी घटना घटी। जो लोग वापस जाने के लिए मुड़ चुके थे वे अचानक रुक गए। दीनानाथ जी, जो अपनी कार में बैठने ही वाले थे, उनका पैर हवा में ही रह गया। घंटा घर के ऊपर से एक आवाज आई। यह आवाज किसी धमाके की नहीं थी। यह आवाज थी गुजरे हुए वक्त के वापस लौटने की। कड़क, कड़क, कड़क। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर ऊपर इशारा किया। अरे देखो, देखो, सुई हिली। घंटा घर के बाहरी हिस्से पर लगी विशाल घड़ी की मिनट वाली सुई, जो सालों से 12 पर अटकी थी, उसने एक झटका खाया और 1 मिनट आगे खिसक गई। मिस्टर स्मिथ, जो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल चुके थे, आवाज सुनकर चौंक गए। उन्होंने अपना काला चश्मा उतारा और ऊपर देखा। उनकी अविश्वास भरी नजरें उस घड़ी पर जम गईं। पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। इतना सन्नाटा कि कबूतरों के फड़फड़ाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी, और उस सन्नाटे को चीरती हुई आई वह आवाज जिसका इंतजार एक पीढ़ी से किया जा रहा था। मशीन ने अपनी पूरी ताकत बटोरी, हथौड़ा पीछे गया और पीतल के विशाल घंटे पर प्रहार किया। थनैनन। वह आवाज हवा में तैरती हुई पूरे सुंदरगढ़ में फैल गई। वह सिर्फ आवाज नहीं थी, वह एक ऐलान था। पक्षी जो मीनार पर बैठे थे आसमान में उड़ गए। दुकानों के शटर, घरों की खिड़कियां सब थरथरा उठे। टन। दूसरा घंटा बजा। भीड़ पागलों की तरह चिल्लाने लगी। चल गई, घड़ी चल गई। लोग एक दूसरे के गले लगने लगे। बूढ़े दुकानदार जो अपनी दुकानों के बाहर बैठे थे, उन्होंने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। यह सिर्फ घड़ी नहीं थी, यह उनके बचपन की आवाज थी जो वापस आ गई थी। दीनानाथ जी के हाथ से पानी की बोतल गिर गई। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। विदेशी इंजीनियर और उनके सहायक भौचक्के होकर एक दूसरे को देख रहे थे। वे अपनी लेजर मशीनों और लैपटॉप को देख रहे थे, जो उन्हें बता रहे थे कि यह मशीन खत मारान की पूरी से उनकी नाम काम किए रहे थे रख नहीं हो चुकी है। और यहां एक अनपढ़, मैले कपड़ों वाले लड़के ने उसे जिंदा कर दिया था। सिपाही जो राजू को मारने गया था अब भी मशीन रूम में खड़ा था। उसका डंडा नीचे झुक गया था। वह राजू को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई इंसान नहीं, कोई फरिश्ता हो। तूने यह कैसे किया रे? सिपाही ने हकलाते हुए पूछा। राजू धीरे से खड़ा हुआ। उसने अपने मैले कपड़ों को झाड़ा और मुस्कुराया। साहब, बड़े डॉक्टर अक्सर नब्ज देखना भूल जाते हैं। मशीन को तेल नहीं, प्यार चाहिए था। उसे बस यह एहसास दिलाना था कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। राजू ने फिर से पेंडुलम को देखा, जो अब एक राजा की शान से झूल रहा था। टिक टॉक, टिक टॉक। यह आवाज अब राजू के दिल की धड़कन के साथ मिल गई थी। नीचे
माहौल बदल चुका था। जो लोग राजू का मजाक उड़ा रहे थे, अब वे उसका इंतजार कर रहे थे। दीनानाथ जी ने जल्दी से अपना कोट ठीक किया। उन्हें समझ आ गया था कि हवा का रुख बदल चुका है। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को इशारा किया कि लड़के को सम्मान से नीचे लाया जाए। जब राजू अंधेरी सीढ़ियों से उतरकर बाहर धूप में आया तो नजारा देखने लायक था। हजारों की भीड़ ने उसे घेर लिया। वही राजू, जिसे कोई एक पुराना सिक्का भी नहीं देता था, आज सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई हीरो हो। मिस्टर स्मिथ भीड़ को चीरते हुए आगे आए। उनके चेहरे पर अब घमंड नहीं, हैरानी थी। उन्होंने राजू को ऊपर से नीचे तक देखा। उनके महंगे सूट के सामने राजू के फटे कपड़े और भी पुराने लग रहे थे, लेकिन उस पल कद राजू का बड़ा था। अनुवादक ने कांपती आवाज में पूछा, मिस्टर स्मिथ पूछ रहे हैं कि तुमने कौन सी तकनीक इस्तेमाल की, कौन सा फार्मूला लगाया? राजू ने अपनी जेब से वह बचा हुआ रबर का टुकड़ा और साइकिल का स्पोक निकाला और उनकी हथेली पर रख दिया। साहब से कहिए, राजू ने अपनी सरल हिंदी में कहा। कभी कभी किताब के पन्ने नहीं, जरूरत इंसान को सिखाती है। जब पेट में भूख हो और दिल में जिद, तो दिमाग वो रास्ते ढूंढ लेता है जो नक्शों में नहीं होते। मिस्टर स्मिथ ने उन तुच्छ चीजों को देखा और फिर राजू के चेहरे को। उन्हें अपनी हार मानने में शर्म आ रही थी, लेकिन सच्चाई उनके कानों में टन टन करके गूंज रही थी। तभी भीड़ में से एक बूढ़ी औरत आगे आई। वह कांपते हाथों से राजू के पास पहुंची और उसके सिर पर हाथ फेरा। जीता रहे बेटा, आज तूने हमारे शहर की इज्जत बचा ली। उसने अपनी पोटली से एक गुड़ का टुकड़ा निकालकर राजू के मुंह में डाल दिया। यह इनाम उस 1 करोड़ के चेक से बड़ा था जिसका वादा शायद सरकार करती। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दीनानाथ जी, जो अब तक सदमे में थे, अब अपने फायदे का सोच रहे थे। मंत्री जी आने वाले थे। अगर वे राजू को मंत्री जी के सामने पेश करें तो उनकी भी वाहवाही होगी। अरे हटो हटो सब। दीनानाथ जी ने भीड़ को हटाया और राजू के कंधे पर हाथ रखा। शाबाश बेटे, मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारे शहर के बच्चों में बहुत हुनर है। चलो, तुम्हें नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाते हैं। शाम को मंत्री जी के सामने तुम ही फीता काटोगे। राजू ने दीनानाथ जी का हाथ अपने कंधे से धीरे से हटा दिया। उसकी आंखों में अब वह भोलापन नहीं था। उसने दुनिया का असली चेहरा देख लिया था। जब वह कामयाब नहीं था तो उसे धक्के मारे गए, और अब जब वह जीत गया तो सब उसे अपना बनाना चाहते थे। नहीं साहब, राजू ने विनम्रता से लेकिन मजबूती से कहा, मुझे नए कपड़ों की जरूरत नहीं। मशीन ने मुझे पहचान लिया। मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे अभी चाचा जान की दुकान पर जाना है। आज का काम अभी बाकी है। यह कहकर राजू मुड़ा और भीड़ के बीच से रास्ता बनाता हुआ अपनी पुरानी दुनिया की तरफ चल दिया। पीछे घंटा घर अपनी पूरी शान से बज रहा था। हर घंटे के साथ उस लड़के की कहानी सुना रहा था जिसने समय को फिर से शुरू किया था। लेकिन राजू के लिए यह सिर्फ एक मशीन ठीक करना नहीं था। उस दिन उसने खुद को ठीक किया था। उसने जान लिया था कि उसकी किस्मत उसके कपड़ों में नहीं, उसके हाथों में है। कहानी का तीसरा और अंतिम भाग अभी बाकी है, जहां राजू के जीवन में इस घटना के बाद क्या असली बदलाव आया और कैसे उसने अपनी इस प्रतिभा से पूरे देश की तकदीर बदल दी। उस शाम सुंदरगढ़ में सूरज ढल रहा था, लेकिन लोगों के चेहरों पर एक नई सुबह की चमक थी। घंटा घर की सुइयां अब अपनी चाल चल रही थीं। हर एक घंटे पर जब वह विशाल घंटा टन टन करके बजता तो पूरा बाजार एक पल के लिए रुक जाता। लोग ऊपर देखते, मुस्कुराते और फिर अपने काम में लग जाते। वह आवाज अब सिर्फ समय नहीं बता रही थी, वह सबको यह याद दिला रही थी कि अगर नीयत साफ हो तो बंद किस्मत भी खुल सकती है। राजू भीड़ से निकलकर जब चाचा जान की कबाड़ की दुकान पर पहुंचा तो वहां का नजारा बदला हुआ था। चाचा जान, जो हमेशा राजू को डांटते रहते थे कि तू दिन भर लोहे से क्या खेलता रहता है, आज दुकान की चौखट पर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी बूढ़ी आंखों में आंसू थे। जैसे ही राजू ने दुकान में कदम रखा, चाचा जान ने उसे गले लगा लिया। पगले, चाचा जान की आवाज भर्रा गई, तूने तो लोहे को सोना बना दिया रे। मुझे लगता था कि तू कचरा बीनता है, पर तू तो हीरा तराश रहा था। उस रात राजू को नींद नहीं आई। वह अपनी खटिया पर लेटा छत को घूर रहा था। दूर से घंटा घर की आवाज आ रही थी। उसे वह विदेशी इंजीनियर मिस्टर स्मिथ याद आए। उनके पास दुनिया की सबसे महंगी मशीनें थीं, लेकिन वे हार गए। राजू के पास सिर्फ एक टूटी हुई पेचकस और दादाजी की सीख थी, और वह जीत गया। उसे समझ आ गया था कि असली ताकत औजारों में नहीं, कारीगर की नजर में होती है। अगले दिन सुबह एक सरकारी गाड़ी कबाड़ की दुकान के बाहर रुकी। बाजार में सन्नाटा छा गया। क्या पुलिस आई है? क्या राजू को गिरफ्तार किया जाएगा? गाड़ी से एक सरकारी अफसर उतरा। उसके हाथ में एक लिफाफा था। वह सीधा राजू के पास गया। बेटा, अफसर ने इज्जत से कहा, सरकार ने खुश होकर तुम्हारे लिए यह इनाम भेजा है।
और साथ ही एक चिट्ठी है। सरकार चाहती है कि तुम शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला ले लो। तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। लिफाफे में 5 लाख रुपए का चेक था। राजू के लिए यह रकम इतनी बड़ी थी कि वह 7 जन्मों में भी नहीं कमा सकता था। चाचा जान खुशी से नाचने लगे। आसपास के दुकानदार बधाई देने आए, लेकिन राजू ने उस चेक को माथे से लगाया और फिर चाचा जान के हाथ में रख दिया। चाचा, राजू ने कहा, यह पैसे आप रखिए। दुकान की छत टपकती है, उसे ठीक करवा लेना। और मेरा कर्ज भी तो चुकाना है। अफसर हैरान रह गया। और पढ़ाई? तुम कॉलेज नहीं जाओगे? राजू मुस्कुराया। उसने अपने मैले कपड़ों की तरफ देखा और फिर अपने काले ग्रीस लगे हाथों को देखा। साहब, मेरा कॉलेज यह दुकान है और मेरे प्रोफेसर ये टूटी हुई मशीनें हैं। मुझे किताबों से ज्यादा पुर्जे सिखाते हैं। अगर मैं कॉलेज चला गया तो इन बेजुबान मशीनों का क्या होगा जो मेरे इंतजार में है। अफसर ने राजू को सलाम किया और चला गया। उस दिन के बाद से राजू की जिंदगी बदल गई। वह अब कबाड़ी वाला राजू नहीं रहा। लोग उसे उस्ताद राजू कहने लगे। दूर दूर के शहरों से लोग अपनी बिगड़ी हुई मशीनें लेकर उसके पास आने लगे। एक बार पड़ोसी जिले के एक बड़े अस्पताल का जनरेटर खराब हो गया। मरीज गर्मी से तड़प रहे थे। कंपनी के इंजीनियरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। एम्बुलेंस भेजी गई और राजू को बुलाया गया। राजू ने वहां जाकर देखा कि जनरेटर का फ्यूल पंप हवा ले रहा था। उसने सिर्फ एक मैचिस की तिल्ली का इस्तेमाल करके वाल्व को टाइट किया और जनरेटर चल पड़ा। डॉक्टर उसे भगवान की तरह पूजने लगे। एक और बार गांव के एक किसान का ट्रैक्टर खेत के बीच में बंद हो गया। बुवाई का समय निकल रहा था। राजू ने जाकर देखा। उसने ट्रैक्टर के इंजन पर अपना कान लगाया और समझ गया कि पिस्टन में कचरा फंसा है। उसने वहीं खेत की मिट्टी और केरोसिन से एक घोल बनाया और इंजन को साफ कर दिया। ट्रैक्टर दहाड़ मारकर चल पड़ा। किसान ने अपने खेत की पहली फसल राजू के घर भिजवाई। वक्त बीतता गया। राजू अब बड़ा हो गया था। उसके बाल सफेद होने लगे थे। उसने शादी नहीं की क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन मशीनों की सेवा में लगा दिया था। लेकिन वह अकेला नहीं था। उसकी दुकान अब एक गुरुकुल बन चुकी थी। आसपास के दर्जनों गरीब बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते थे, राजू के पास काम सीखने आते थे। राजू उन्हें सिर्फ पेंच कसना नहीं सिखाता था, वह उन्हें वह सिखाता था जो उसने उस दिन घंटा घर में सीखा था। वह बच्चों से कहता, देखो, जब कोई मशीन खराब होती है तो उसे गाली मत दो, उसे लात मत मारो, उससे प्यार से पूछो कि उसे क्या तकलीफ है। हर मशीन की एक आत्मा होती है। अगर तुम उसकी इज्जत करोगे तो वह तुम्हारी इज्जत करेगी। सुंदरगढ़ का वह घंटा घर आज भी चल रहा है। कई सरकारें आईं और गईं, कई आंधी तूफान आए, लेकिन वह घड़ी कभी नहीं रुकी। कहते हैं कि जब तक राजू जिंदा था, वह हर हफ्ते एक बार उस ऊंची मीनार पर चढ़ता था। वह अपनी जेब से वही पुराना घिसा हुआ कपड़ा निकालता और पेंडुलम को साफ करता। लोग कहते थे कि राजू और उस घड़ी के बीच कोई रिश्ता था। जिस दिन राजू ने इस दुनिया को अलविदा कहा, एक अजीब घटना घटी। राजू की अंतिम यात्रा बाजार से निकल रही थी। पूरा शहर उमड़ पड़ा था। अमीर, गरीब, अफसर, नेता, सब उस मैकेनिक को श्रद्धांजलि देने आए थे। जैसे ही राजू की अर्थी घंटा घर के नीचे से गुजरी, टन टन टन, घड़ी ने 3 बार घंटा बजाया और फिर रुक गई। हजारों की भीड़ ने यह देखा। घड़ी की सुइयां ठीक उसी वक्त पर रुक गईं जिस वक्त राजू की सांसें रुकी थीं। किसी ने उसे ठीक करने की कोशिश नहीं की। लोगों ने कहा, इसे ऐसे ही रहने दो। यह उस महान कारीगर की याद में है जिसने लोहे में जान फूंकी थी। आज भी अगर आप सुंदरगढ़ जाएंगे तो बाजार के बीच में वह घंटा घर खड़ा मिलेगा। उसके नीचे एक छोटी सी मूर्ति लगी है। वह किसी नेता की नहीं, बल्कि एक 15 साल के लड़के की है, जिसके हाथ में एक पाना, रेंच है और आंखों में आसमान छूने की चमक। मूर्ति के नीचे लिखा है, हुनर वह नहीं जो डिग्रियों में मिले, हुनर वह है जो वक्त का पहिया घुमा दे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों या उसकी जेब से नहीं होती। पहचान होती है उसके काम से, उसकी लगन से। दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर एक कबाड़ी का लड़का शहर की तकदीर बदल सकता है, तो आप भी अपनी तकदीर बदल सकते हैं। बस जरूरत है अपने हुनर को पहचानने की और उस पर भरोसा करने की। क्योंकि असली जादूगर वह नहीं जो जादू दिखाए, असली जादूगर वह है जो अपनी मेहनत से पत्थर को भी पिघला दे।